नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। अरे बच्चों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में ये हमारा पार्ट 2 है और इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखा, जाके वो देख लीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो। और हम लोग यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर और 22 तक का जो करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय, वो ये दूसरे पार्ट में उसके बाद में तीसरे पार्ट में हम लोग जुलाई से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं शानदार वीडियो। पहला क्वेश्चन के सामने है, लिखा है कि हाल ही में कॉप 16 की बैठक देश के शहर में आयोजित की गई थी। इसके 4 विकल्प हैं आपके सामने, नई दिल्ली, भारत, ढाका, बांग्लादेश, रोम और मस्कट, ओमान। बच्चों बता दें आपका यहाँ पर आंसर जो सही है, सी विकल्प जो है ये आपका सही है। कॉप 16 की बैठक जो हुई वो रोम यानी। आइए इसके बारे में और विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर कैली फंड से संबंधित ये बैठक थी, सीवीडी कॉप 16 मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 रोम इटली में ये फिर से शुरू की गई। पहले ये अक्टूबर और नवंबर 2024 में कैली कोलंबिया में आयोजित होनी थी, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति की कमी के कारण ये बैठक को निलंबित कर दिया गया था। इस सम्मेलन में कैली फंड लॉन्च किया गया और जिसका उद्देश्य उन निजी कंपनियों में वित्तीय योगदान जुटाना है जो अपने उद्योग में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करती हैं। इस फंड का प्रबंध यानी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस फंड का जो प्रबंधन है वो कौन करता है? एक तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों इसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या है? जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए आगे पढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज यानी सीबीडी के बारे में। यह 5 जून 1922 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और समिट के दौरान इसको स्थापित किया गया था। यानी कि जब ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तब 5 जून 1992 को कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यहाँ पर ओलंपिक गेम समिट के दौरान स्थापित हुआ और 29 दिसंबर 1993 को ये प्रभाव में आया। 1998 में हर 2 साल ये सम्मेलन यानी सीओपी कॉप आयोजित किया जाता है। कॉप सम्मेलनों की प्रमुख बैठक कॉप 16 2024 की बैठक कैली कोलंबिया में हुई थी, लेकिन ये स्थगित हो गई थी। कॉप 15 2022 में मॉन्ट्रियल और कनाडा में हुई। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जुरोंग रोवर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? जुरोंग रोवर। तो आपको बच्चों बता दें यहाँ पर विकल्प कौन सा सही? सी विकल्प सही है। ये चीन के द्वारा आयोजित किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, चीन के जुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर 3.6 लाख अरब 3.6 अरब वर्ष पुराने रेतीले समुद्री तट के अवशेष। यह खोज दर्शाती है कि कभी मंगल पर पानी की और भूमि के बीच परस्पर क्रिया हुई थी। इन निष्कर्षों के संकेत मिलता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन के अनुकूल रहा होगा, जिससे प्राचीन जीवन की संभावनाएं बनी रहती हैं। और इथोपिया के ज्वालामुखी से कुछ मीथेन गैस का रहस्यमय उत्सर्जन हुआ है। इथोपिया के ज्वालामुखी से
मीथेन गैस का रहस्यमय उत्सर्जन हुआ है। इथियोपिया के माउंट फोटानले कहाँ पर? इथियोपिया के माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, जो कि एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है और इस घटना बर्फ क्या है इस घटना को बर्फ नाम दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। यूएई द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ब्लू वीज़ा। यूएई द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ब्लू वीज़ा किस उद्देश्य से जारी किया गया है? इसमें आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है निवेशकों, दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प है पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों के लिए और चौथा विकल्प है छात्रों के लिए। बच्चों यहाँ पर आपका विकल्प कौन-सा सही विकल्प सही है? पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यूएई ने इम्पोर्टेंट जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर यूएई ने ब्लू वीज़ा पेश किया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने ब्लू वीज़ा प्रणाली के पहले चरण की शुरुआत की है। यह वीज़ा उन लोगों को दिया जाएगा जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं और 10 साल का निवास परमिट होता है। साल का निवास परमिट होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा अभ्यास खंजर 12। अभ्यास खंजर जो 12 है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाती है या किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ये है बच्चों किर्गिस्तान भारत और किर्गिस्तान के बीच जो युद्ध होता है अभ्यास खंजर। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि भारत और किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 है और भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का ये 12वां संस्करण है। 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक ये किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। 2011 में शुरू हुए सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अगले प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? बच्चों यहाँ पर कौन-सा विकल्प बताइए आप लोग? यहाँ पर विकल्प आपका सही है। आपका विकल्प सी सही है, तो 10 लाख टन, हाँ? 10 लाख टन खोज यहाँ की है। तो ये क्लियर हुआ? आपको बताइए। चलिए इम्पोर्टेंट जानकारी ले लीजिए इस चीन को मिला थोरियम भंडार। चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम की खोज की है और थोरियम यूरेनियम की तुलना में 200 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम जो है मूल तत्व है 10 लाख टन खोजा गया है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कितने गुना? 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर यानी टीएमएसआर को वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज माना जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यहाँ पर बच्चों कौन-सा आंसर सही है? बारबाडोस। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन-सा? बी वाला बिल्कुल सही है, बारबाडोस। ठीक है बच्चों? बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ आप सब? चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। यह बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो उन्हें उन रणनीतिक
प्रतिष्ठा और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान की गई सहायता के लिए प्रदान किया गया। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस देश ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हटने का फैसला किया? तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन-सा सही है? डी सही है, लिथुआनिया। और एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, 8वां प्रश्न क्लस्टर क्लस्टर हथियार संधि से किस देश ने खुद को अलग कर लिया है? ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका लिथुआनिया हो जाएगा। बी विकल्प सही है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। लिथुआनिया क्लस्टर युद्ध सामग्री सम्मेलन से बाहर निकला। लिथुआनिया ने 6 मार्च 2025 को रूस सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हटने का फैसला किया। यह निर्णय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का कारण बना और यह संधि 2008 में अपनाई गई और 2010 लागू हुई थी। आगे प्रश्न चल आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक युद्ध विराम हो गया है। ये युद्ध किस सागर में हो रहा था? बच्चों इसका आंसर है आपका काला सागर। कहाँ हो रहा था? काला सागर में हो रहा था। आइए इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं रूस और यूक्रेन नौसैनिक युद्ध विराम। रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक विराम पर हो गए हैं। अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन में व्यापक युद्ध विराम और काला सागर में युद्ध विराम पर बातचीत सऊदी अरब में। कहाँ पर ये आयोजित हुई बैठक? सऊदी अरब में ये मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांत प्रयासों को कर दिया है और इससे रियाद में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मुद्दे पर चर्चा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट अ, बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? बच्चों इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर आपका सी विकल्प सही है, शंघाई चीन। शंघाई कहाँ पड़ता है? शंघाई चीन में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। आइए हम जानकारी लेते हैं। इंडोनेशिया बनेगा ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। इंडोनेशिया ने डेवलपमेंट बैंक एनबीडी में शामिल होने आई है, जिससे वह इसका 9वां सदस्य और दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला देश बना। इंडोनेशिया अब का सदस्य भी बन चुका है। इंडोनेशिया का 10वां सदस्य भी बन चुका है। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है? 2025 में ब्रिक्स का 10वां कौन चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं और अच्छी जानकारियों की। यहाँ पर ब्रिक्स में देखिए शुरुआत इसकी 2001 ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ब्रिक्स शब्द से पड़ा। पहले 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री का नाम था ओ'नील ब्रिक्स शब्द। शब्द का मतलब क्या है ब्राज़ील, आर का मतलब है रूस, का मतलब है इंडिया और सी का मतलब है चाइना। 2010 दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स ये नाम था ब्रिक और 2010 में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नए सदस्य 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए, इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई यानी ये 4 सदस्य जो हैं, ये आपके 1 जनवरी 2024 में शामिल हुए और नवीनतम बात करें इंडोनेशिया 2025 सदस्य है। आगामी शिखर सम्मेलन 17वां इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आगामी शिखर सम्मेलन कहाँ और कब होना है? तो ये ब्रिक्स सम्मेलन 2025 होगा ब्राज़ील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील में। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। स्थापना 2015 में, शिखर सम्मेलन 2014
फोर्टालेजा ब्राज़ील के निर्णय के किया गया। उद्देश्य उभरते बाज़ारों में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास के लिए प्रदान करना और स्थापक सदस्य ब्राज़ील और चीन बाद में 2010 में शामिल हुआ। नए सदस्य में बांग्लादेश, यूएई और मुख्यालय इसका देखिए कहता भी कि का मुख्यालय जो है एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये शंघाई चीन। अगला प्रश्न है 11 मार्च 2025 कनाडा के कौन बने हैं? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, जो बाइडेन तो हैं नहीं। यहाँ पर आपका मार्क कार्नी। कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने जानकारी। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें मार्क कार्नी कनाडा के बैंक के पूर्व गवर्नर 2008 से 2006 तक रहे और इंग्लैंड बैंक के गवर्नर 30 तक रहे। तो ये अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। आगे चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है लोकसभा ने वक्फ शोधन विधेयक 2025 पारित किया। लोकसभा ने वक्फ विधेयक 2025 232 विरोध के साथ पारित किया। यह विधेयक वक्फ की अवधारणा को द्वारा वक्फ समाप्त करता है और वक्फ संपत्ति को मान्यता देने के लिए आधिकारिक दस्तावेज को अनिवार्य करता है। चलिए आगे देखिए, संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित किया। संसद ने 2 अप्रैल 2025 आव्रजन और प्रवास को विनियमित करने वाले विधेयक। इसका उद्देश्य विदेशियों प्रवास और निकास को नियंत्रित करना है। यह विधेयक 1946 के विदेशियों के अधिनियम 4 पुराने कानूनों को समाप्त करता है और आधुनिक आव्रजन सरकार को विस्तार प्रदान करता है। चलिए, इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी भारत और चीन संबंधों के 75 वर्ष। भारत और चीन अप्रैल 2025 को अपने राजनयिक वर्ष पूरे और जिनकी स्थापना मूल रूप से 1 अप्रैल 1950 को हुई। चीनी राष्ट्रपति के अनुसार भारत-चीन संबंध ड्रैगन और एलिफेंगो की भांति है। रखना चीनी और राष्ट्रपति के अनुसार उन्होंने भारत और चीन संबंध को ड्रैगन और एलिफेंट की भांति बताया है। चीन-भारत युद्ध 1962 के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ और लेकिन 1980 से 2000 के दशक में 1993 शांति और सौहार्द समझौते वर्ष 1996 के सैन्य स्वास्थ्य निर्माण उपायों और समझौते और बढ़ते व्यापार के माध्यम से संबंध समान हो गए और इसके बाद में भारत और चीन कंट्री हर समय एससीओ और ब्रिक्स सदस्य भी। आगे महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। पीएम मोदी को भेंट किया गया पवित्र का ध्वन्यात्मक संस्करण। ये क्या है? थाईलैंड प्रधानमंत्री पैतोंग टार्न ये थाईलैंड के पैतोंग टार्न नावात्रा ने बैंकॉक में विश्व का ये थाई सरकार ने 2016 में राजा भूमिबोल अदुल्यादेज और क्या देखिए त्रिवना बाहर निकलने वाला है यूरोप प्रधानमंत्री ऑरबन ने राष्ट्रीय बाहर निकल बाहर निकलने के कारण न्यायालय अब निष्पक्ष राजनीति बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में स्थापना कब हुई थी? जुलाई 19 को रोम माध्यम से प्रभाव में आया ये
इसका नीदरलैंड में। आगे देखिए में दुर्लभ मृदा तत्वों कजाकिस्तान में दुर्लभ मृदा और खोज कारागांडा क्षेत्र पेरिते नामक लगभग 10 लाख टन के विशाल भंडार के भंडारों में न्यूडियम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति वाकया का शहर स्टेटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट आदि से डॉक्टरेट सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें उल्लेखनीय सार्वजनिक सेवाकार्य, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता तथा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन प्रदान किया गया। स्लोवाकिया एक स्थल मध्य यूरोपीय देश पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य से लगती है। राजधानी इसकी ब्रातिस्लावा है और मुद्रा इसकी रॉबर्ट रॉबर्ट। आगे देखिए मॉरिशस बना साझेदारी ढांचे वाला पहला देश। मॉरिशस राष्ट्रीय और गठबंधन आईएस 7 देश साझेदारी ढांचे यानी सीपीए पर हस्ताक्षर करने का अफ्रीका और विश्व स्तर पर चौथा। देखा जाए तो बांग्लादेश और क्यूबा के बाद ये देश क्या है और इस ढांचे की अवधि कितने वर्ष है? वर्ष है। आपसी नवीनीकरण है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन द्वारा किए गए 101 देशों को एक गठबंधन है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को का मुख्यालय गुरुग्राम में और इसके वर्तमान महानिदेशक आशीष। चलिए आगे देखते हैं यूनेस्को वैश्विक और नाट्य। हाल ही में प्राचीन भारतीय ग्रंथ भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शामिल किया। तक 14 भारतीय अभिलेख ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर द्वारा 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शुरू की गई थी और इसका प्राथमिक और सांस्कृतिक अभिलेख करना है, संरक्षित करना है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 राष्ट्र की सामाजिक रिपोर्ट 2060% आबादी आर्थिक सुरक्षा का सामना कर रही है और सबसे अमीर 1% लोगों के पास दुनिया की लगभग 50% आबादी से ज़्यादा संपत्ति। ये रिपोर्ट आर्थिक सुरक्षा, समानता और सामाजिक विकास में विकास डालती है। चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। टैरिफ के जवाब में 7 दुर्लभ मिट्टी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तत्व हैं गैल गैलोडियम, गैडोलिनियम और टेर्बियम, प्रोशियम, ल्यूटेनियम, स्कैंडियम और भारत का पहला वेव्स 2025 भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन वेव्स 2025 के मुंबई के जियो वर्ल्ड आयोजित किया गया था। का मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप पर स्वतंत्र नवाचार के सार देना। भारत मंडपम की
थीम सबकी कला से कोट तक, कला से कोट तक, पारंपरिक कला से आधुनिक तकनीक तक भारत की यात्रा को दर्शाते हुए अंतर्गत नाद और टोबैगो की राजधानी बनी कमला प्रसाद विशेष नाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? कमला प्रसाद विशेष बार त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पार्टी कांग्रेस यूएनसी ने पल्स ने हटाया और वह 2010 की बनी थी। आगे देखिए वियतनाम युद्ध वर्ष 2085 वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा पास की लक्ष्य 10 अप्रैल से 1970 को साइगॉन पतन के 50 वर्ष समारोह स्थल हो ची मिन्ह आयोजित जिसमें साइगॉन के प्रमुख उपस्थित गुलेम पार्टी और इस अवसर पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें भाग लिया। आगे देखिए पीआरएस यानी कोप्स 2025 सम्मेलन बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कोप्स के 9 मई 2025 में इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रॉटरडैम संचालित और रॉल्फ पायट पीआरएस कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव। थीम क्या थी? मेक विजिबल द इनविजिबल मेक विजिबल द इनविजिबल साउंड मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट के वैश्विक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा। के बाद में टाइसियन रीफ चीन और फिलीपींस टाइसियन नाव बड़ा है। ये चीन यह दक्षिण सागर में एटली द्वीप समूह का हिस्सा है। टिटो द्वीप फिलीपींस के पास स्थित चीन इसे नानसा द्वीप मानता है जब सैंडी के कहता है। इसके बाद में तियानवेन-2 मिशन क्या है? तियानवेन-2 मिशन का क्षुद्रग्रह नमूने ग्रह 9219 कामो अलेवा ठीक है? सतह के टच एंड गो एंकर एंड का उपयोग यदि यह मिशन सफल रहा तो चीन, अमेरिका और जापान के बाद तीसरा देश हो पाएगा। कामो अलेवा के बारे में तो पाची सैटेलाइट्स शुद्ध है इसे अपने को हवाई पैन स्टार्स सर्वेक्षण टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया। सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन परछाई जैसा पिछले 100 वर्षों में अगले 3 वर्षों में ये आपकी आ रही थी। आगे देखिए वुक टू वेलम रोड मैप क्या है? भारत ने पर्यावरण मंत्रालय और तिथि ब्राज़ील भारत का कौन करें? अ, मनदीप गर्ग पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के जलवायु सहयोग ब्रिक्स देशों से जलवायु कार्रवाई पर मिलकर आग्रह और वक्तुवेलम राष्ट्रीय निर्धारित योगदान और का समर्थन किया गया है और इस
विकास एवं ऊर्जा, संतुलित विकास एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर न्यायोचित जोर दिया गया। चलिए आगे देखिए, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल है। क्या है? अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट डीबी का सदस्य बन गया है और जिससे बैंक की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार हुआ है। ब्रिक्स देशों जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्राज़ील के ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मूल रूप से ब्रिक्स के लिए विशिष्ट है। बैंक अब बांग्लादेश, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, अल्जीरिया को सहायता है और इसका मुख्य तीन संघ। हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड कप हुआ। इसमें थाईलैंड की ओपल सुजाता स्वांगसरी ने 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ये थाईलैंड की रहने वाली हैं, इनका नाम है ओपल स्वांगसरी ने 72वीं वर्ल्ड का खिताब जीता है। उन्हें पिछली विजेता क्रिस्टीना कोवा से ये ताज प्राप्त किया। इससे पहले जो पिछले साल थी क्रिस्टीना प्लिसकोवा जो मिस वर्ल्ड थी, इस बार थाईलैंड की ओपल सुजाता स्वांगसरी। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व ये भी आपसे पूछा गुप्ता ने का प्रतिनिधित्व किया था। आइए और समझते हैं कि हमारे भारतीय महिलाओं को किन लोगों को ये मिल चुका है। अब तक 6 भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड का ताज मिल चुका है, जीता है। पहले सबसे पहले जीता था रीता आर्या ने 1965 में, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1998 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मानसी छिल्लर 2017 में ये खिताब जीता। प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस पुरस्कार 2025 ये क्या है? 28 मई 2025 को टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को प्रिंस ऑफ द एस्टोरियस पुरस्कार 2025। यह प्रतिष्ठित स्पेनिश पुरस्कार है। ये खेल, कला, साहित्य के गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। अपने असाधारण करियर के लिए जानी जाने वाली 43 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम सहित 73 खिताब जीते और यूके के सांसदों ने सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक को मंजूरी दी है। यूके की संसद ने एक विधेयक पारित किया। इसके अनुसार इंग्लैंड के वेल्स में असाध्य रोगियों को सहायता प्राप्त मृत्यु चुनने की अनुमति दिया दिया गया है, जिसमें ऐसे असाध्य रोगियों जिनके जीवन के 6 महीने से भी कम बचे हैं, को सहायता प्राप्त मृत्यु चुनौती दी गई है। अनुमोदन आवश्यक है। इसके लिए अगर आप स्वयं मृत्यु चाहते हैं तो इसके लिए अनुमोदन चाहिए। 2 चिकित्सा डॉक्टरों से अनुमोदन होना चाहिए। 1 मनोरोग विशेषज्ञ से अनुमोदन होना चाहिए। 1 वरिष्ठ वकील का अनुमोदन होना चाहिए और 1 सामाजिक कार्यकर्ता का। यूथेनेसिया है क्या? ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है अच्छी मृत्यु। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है जो असहनीय पीड़ा या असाध्य बीमारी से राहत देने के लिए जीवन समाप्त करने, यानी कि ऐसा कोई उसको बीमारी हो गई है और उसमें बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, तो वो इच्छा मृत्यु माँग सकता है। इस प्रकार से आगे देखिए, यूथेनेसिया के मृत्यु के प्रकार देखिए क्या-क्या हैं? सक्रिय इच्छा मृत्यु, ये क्या है? मृत्यु का कारण बनने वाली कार्रवाई जैसे घातक इंजेक्शन द्वारा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? जीवन बढ़ाने वाले उपचारों को रोकना या वापस लेना। जैसे वानस्पतिक रोगी से वेंटिलेटर हटा देना। जब वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक जाएगी उसकी। स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु रोगी पीड़ा से बचने के लिए अपना जीवन समाप्त करने की सहमत देता है।
उदाहरण जैसे लाइलाज रोगी इच्छा का अनुरोध करता है, अनैच्छिक तो रोगी की सहमत के बिना जीवन समाप्त, अर्थात अवैध और अनैतिक माना जाता है, ये हत्या के बराबर माना जाता है। आगे देखिए, वाडा नेगेटिव फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी ने एक नया मानव रक्त समूह प्रणाली खोजी। इसका नाम इन्होंने रखा है ग्वाडा नेगेटिव। इसे आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईएसबीटी द्वारा ईएमएम नेगेटिव और के रूप में मान्यता प्राप्त है। 68 वर्षीय महिला इस रक्त समूह वाली एकमात्र ज्ञात व्यक्ति है। इसका नाम उसके ग्रह द्वीप के स्थानीय नाम के आधार पर वादा नेगेटिव रखा गया है। यह रक्त समूह ईएमएम यानी एंटीजन की अनुपस्थिति से पहचाना जाता है और एक उच्च आवृत्ति एवं आवृत्ति वाला एंटीजन जो लगभग सभी मनुष्यों में पाया जाता है। इस एंटीजन की अनुपस्थिति इस रक्त समूह को अत्यंत दुर्लभ और चिकित्सीय बनाती है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 48वां रक्त समूह 48वां रक्त समूह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये इम्पोर्टेंट तो ज़रूर लिखें कॉपी में। 22 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, जो ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नंताज और वुहान पर गुप्त कार्रवाई की गई, गुप्त हवाई हमला किया गया था। इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार ढांचे को अपंग बनाना और अमेरिका की रणनीतिक हवाई श्रेष्ठता। इसके बाद में देखिए, सैमसन ऑप्शन इजराइल परमाणु सिद्धांत। यह एक परमाणु सिद्धांत है जिसके तहत इजराइल पर अस्तित्वगत खतरे की स्थिति में व्यापक परमाणु प्रतिरोध की नीति अपनाई जाती है। इजराइल भले ही आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति है, लेकिन इसे संभावित परमाणु शक्ति माना जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य इजराइल का पूर्ण विनाश होने की संभावना हो तो वह भयानक परमाणु प्रतिशोध की धमकी देकर हमलावर को रोकना, जिससे हमलावर का भी विनाश सुनिश्चित हो जाए। और ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजरायल ने ईरान की परमाणु स्थलों पर पुनः हमले किए और वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया। इजरायल ने अपने परमाणु हथियार भंडार की न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है, लेकिन अनुमान है कि उसके पास 400 परमाणु बम। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 16 से 16 जून तक 2025 तक जर्मनी के बॉन में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी का 62वां सत्र SB62 आयोजित किया गया। इसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यूएनएफसीसी के तहत आयोजित मध्यवर्षीय शिखर सम्मेलन है। इसे औपचारिक रूप से यूएनएफसीसी सहायक निकायों के सत्र के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तकनीकी कॉप अ, कॉप यानी वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले एजेंडा निर्धारण पर चर्चा होना। फतेह फर्स्ट हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर फतेह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। नाम क्या है इसका? फतेह इस फारसी अर्थ है विजेता और निर्माता देश है ईरान। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उन्नत संस्करण है और वॉरहेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HG मार्ग दूरी 1500 किलोमीटर और गति इसकी है मैक 15 लगभग में 8,522 किलोमीटर प्रति घंटा। पेलोड 200 किलोमीटर ये विस्फोट सामग्री लेकर जा सकती है। ब्रिक्स संसदीय मंच 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 4 से 5 जून 2025
ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारत सहित सभी 10 देशों ने इसमें सांसदों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया और भारत 2026 में 12वें मंच की मेज़बानी करेगा। ओम बिरला ने अध्यक्षता संभाली। मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण ब्रिक्स और नए सदस्य इस 2024 में मिस्र या ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई के नए सदस्य बने। ऑपरेशन सिंधु ईरान में बढ़ते तनाव और इजरायल तथा अमेरिका द्वारा संभावित सैन्य हमलों की ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन प्रारंभ करता। भारत सरकार का निर्देश इस अभियान को ईरान और आर्मेनिया स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से ये संचालित किया गया और गोल्डन पासपोर्ट योजना यूरोपीय न्यायालय ने फैसला दिया है माल्टा को अपनी निवेश द्वारा नागरिकता योजना समाप्त करनी होगी क्योंकि यह यूरोपीय संघ कानून का उल्लंघन है। योजना के बारे में जानिए। यह योजना 2014 में इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोग्राम के रूप में शुरू की गई थी। इसे आमतौर पर गोल्डन पासपोर्ट स्कीम कहा जाता है। के तहत धनी विदेशी नागरिकों को आर्थिक योगदान के आधार पर माल्टा और यूरोपीय संघ की नागरिकता दी जाती है। इस योजना में रूस, चीन, मध्य पूर्व के आवेदक शामिल थे तथा इसमें मशहूर हस्तियां राजनीतिक रूप से चर्चित भी शामिल थे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता का ये दूसरा सत्र 2025 फ्रांस के नाइस में आयोजित किया गया और फरवरी 2025 भारत को IALA के उपाध्यक्ष के रूप में से बच्चों आज के लिए करंट अफ़ेयर की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। का अगला वीडियो हम लोग बहुत ही आपको मिल जाएगा। ठीक है? आप सब लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।